तो पिछली क्लास में हमने क्या चीज़ पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट Vn इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, तो उसका जो जनरल फॉर्म आया था वो आया था 2.18 2.18 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में n, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो इतना ही फॉर्मूला होता है ना। और अगर कोई दूसरा एटम आ गया तो इसमें क्या लगता है, साथ में z लगा देते हैं। z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है। और ये जो हमारे पास वेलोसिटी आती है ये किस में होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। तो वेलोसिटी का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला था किसका, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या था, तो वो था Rn इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। इसमें z नीचे आता है और ये किस में रहेगा, एंगस्ट्रॉम, किस में, एंगस्ट्रॉम में। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ पर भी z की वैल्यू 1 हो जाती है अगर हाइड्रोजन एटम की हम बात करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था, तो तीसरा हमारे पास फॉर्मूला था एनर्जी का। एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला था, तो En इज इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन n का स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा हमारे पास ऊपर z का स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें n क्या है, इसमें n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड z इज द एटॉमिक नंबर। तो z स्क्वायर सिर्फ एनर्जी वाले में आता है, बाकी में हमने कहा था कि z ही रहेगा, और n अगर नीचे है तो z ऊपर रहेगा, n अगर ऊपर है तो z नीचे रहेगा। सेम यहाँ पर भी n अगर नीचे है तो z ऊपर रहेगा। तो ऐसे इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमने लीमन बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज ये सब पढ़े थे, और एनर्जी का ट्रांसमिशन वाला जो डायग्राम था वो भी हमने बनाया था। अब यहाँ पर उन्हीं जो हमने पढ़ रखे हैं, जो हमने फॉर्मूले वगैरह करे हैं, उनके बेसिस पर कुछ PYQ के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, ठीक है, वो है द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। देखो किसकी बात कर रहा है वो, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा इसमें 1, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 मीटर। उसने हमें इनर मोस्ट जो रेडियस है ना, ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमें दे दिया है। देखो, तो उसने हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये रेडियस हमारे पास आर नॉट गिवन है, आर नॉट कह लो या ए नॉट कह लो, ठीक है। तो ये हमें आर नॉट यही कह लो ए नॉट, ये हमें गिवन दे दिया है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 मीटर, ठीक है। वैसे भी हमें याद है 0.53 एंगस्ट्रॉम वो लेते थे, तो इसने इस तरह से दे रखा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन दिस सेकंड एक्साइटेड स्टेट। याद होगा हमने जब एनर्जी डायग्राम पढ़ा था ना, उसमें हमने बात करें सबसे नीचे वाला क्या होता है, ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू क्या रहती है, 1। इसके अलावा जितने भी ऊपर थे वो क्या थे हमारे पास, एक्साइटेड स्टेट थे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जिसमें n की वैल्यू क्या लेते हैं, 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 3, ठीक है। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4। ऐसे ये चलते जाता है। तो इसने क्या बोला है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्या बोला है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए बताओ सबसे पहले n क्या लोगे, इसमें n की वैल्यू क्या होगी, सर अगर 3 इस, हाँ क्या होगा, 3 हाँ 3 ले लेंगे हम, क्योंकि मैंने कहा था
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 2 होती है और सेकंड एक्साइटेड में n की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट होते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी है 3। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व करके दिखाओ। n की वैल्यू पता है तुम्हें और ये हमें a नॉट की वैल्यू गिवन है और हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, वो ये रहा। तो इसे यहाँ पर तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो और बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रॉम है ना, तुम इसकी जगह डायरेक्ट चाहो तो ये वाली वैल्यू रख सकते हो मीटर में। तो यहाँ पर इसका भी यूज करके तुम फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज इसमें भी पुट करके निकाल सकते हो। तो फटाफट से रेडियस निकाल के बताओ क्या आ रहा है, आंसर क्या है इसका। सिंपल है, आसान है। z की वैल्यू तुम्हें पता है क्या रखनी है, z की वैल्यू 1 लेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, और जो हमारे पास n है n क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, यानी n इज इक्वल टू 3 लेंगे, तो n की जगह यहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है रेडियस। 4.71 इंटू 4.71। मतलब एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। अच्छा, एंगस्ट्रॉम में निकाला है क्या। हाँ 4.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 है ना, एंगस्ट्रॉम में। वैसे अगर हम लेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा है, पी वाई क्यू के क्वेश्चन सही है और कुछ नहीं। आगे आ रहे हैं तुम्हारा। हाँ सर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है। ये है क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी भी किसकी बात कर रहा है वो, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। तो कह रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। चलो, तो इसमें तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालोगे, कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या हमने ऐसा जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे। एक तो था हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ईवी। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी। तो काइनेटिक एनर्जी, हाँ वो उसके उसमें था, है ना। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हमने डेरिवेशन करी थी, याद होगा। टोटल एनर्जी निकाली थी हमने, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी और उनके बीच का रिलेशन भी निकाला था। तो यहाँ पर इसने ना ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी दे रखी है वो बेसिकली टोटल एनर्जी है, तो इसने हमें दे रखा है टोटल एनर्जी अब की बार। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें टोटल एनर्जी अगर दे रखा है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो तुम्हें बताना है कि क्या होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी और क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई हमने ऐसा फॉर्मूला करा है क्या जो काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रिलेशन था, पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रिलेशन था, याद करो। इस टाइप क्वेश्चन काफी रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, याद आया रिलेशन, देखो याद होगा हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है किसकी, टोटल एनर्जी की। एक तो ये रिलेशन था। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है टोटल एनर्जी का। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ओके, तो ये याद होगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का ना हमने फॉर्मूला जो निकाला था, बनाया था, वो क्या था, वो था 1 में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में आर, है ना। और वहीं पर ही अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो आया था माइनस का 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और टोटल एनर्जी क्या था हम पे, टोटल एनर्जी आया था माइनस का 1/में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। तो ये फॉर्मूले तुम्हें ही पता रहने चाहिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला तुम्हें वैसे पता है, यहीं से रिलेशन आंसर आ जाएगा। कैसे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी का नेगेटिव होगा, तो मिल गया हमें आंसर कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। कितनी टोटल एनर्जी है यहाँ पे, माइनस का 13.6 है, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब वहीं पर ही अगर हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होता है किसका, टोटल एनर्जी का, तो डबल कर दो, तो 2 इंटू में माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, तो 6 दूनी 12, 7 2 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी नेगेटिव का। तो ये आया हमारे पास माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली। तो सिंपल से ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई डाउट तो नहीं, मानसी, आर्यन? नहीं सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला इसने, इन हाइड्रोजन एटम, किसकी बात कर रहा है वो, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड देन टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल सीरीज टू विच दीज ट्रांजिशंस बिलोंग, ठीक है। हमें क्या बताना है, स्पेक्ट्रल सीरीज बताना है टू विच दीज ट्रांजिशंस बिलोंग, ठीक है। और उसके बाद पूछा है उसने फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इन द टू केसेस। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो शायद हमने वहाँ पे नहीं करा था, यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमने सीरीज पढ़े थे, है ना, जो सीरीज पढ़े थे उसमें हमने लीमन सीरीज क्या पढ़ा था, लीमन सीरीज किसके इक्वल होता है, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू में 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/में यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का। उसी से ही मिलता जुलता हमारे पास कभी भी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन होता है तो उस केस में हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी वेवलेंथ को निकालने का, तो वो देख लो यहाँ पे, वो होता है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू में 1/में एन फाइनल का स्क्वायर माइनस में 1/में एन इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरल फॉर्म है, ये मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, इसको लिख लेना। ये आर क्या है, आर हमारा है रिडबर्ग कांस्टेंट, और इस आर की वैल्यू कितनी थी, तो हमने ही पढ़ा था 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर, तो 1.097 इंटू 10 की पावर 7 ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। ये एन फाइनल एन इनिशियल क्या है, तो इसको ध्यान से समझना। हमने जो ट्रांजिशन सीरीज बनाया था, ठीक है, इस तरह का, तो ये हमारे पास क्या था जिसमें n इज इक्वल टू 1 था, n इज इक्वल टू इसमें 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। मान लो ट्रांजिशन हुआ है हमारा 2 से 1 में, ठीक है, तो कहाँ से 2 से 1 में आया, तो इनिशियली कहाँ पे था वो 2 में था, तो इनिशियली ये कहाँ पर क्या लाएगा Ni2, फाइनली कहाँ पे आ गया वो, फाइनली वो आ गया 1 में। तो यहाँ पर जो उसका इनिशियल स्टेट है वो है 2, फाइनल स्टेट क्या है यहाँ पे 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो फाइनल की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, इनिशियल कहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो ये हम इस तरह से लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इस पे वापस आते हैं, क्या बोल रहा है, इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब मुझे बताओ सेकंड एक्साइटेड स्टेट से क्या मतलब है, इसमें n की वैल्यू क्या होगी, बताओ। सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला इसने, तो n की वैल्यू क्या होगी इसमें, 3 हो जाएगी। 3 हो जाएगी, बिल्कुल, उससे एक अधिक, है ना, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3।
टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें मिल गया पहले वाले केस में जो हमारे पास, देखो कहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ये हमारा ni मतलब इनिशियल ni की वैल्यू है और ये वाला फाइनल ni की वैल्यू है पहले वाले केस में। अब दूसरा केस इसी में क्या बनाया कि दूसरा केस बनता है कि अब वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट में आया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आया एंड देन टू द ग्राउंड स्टेट, और फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे किस में चला गया, ग्राउंड स्टेट, यानी 2 बार ट्रांजिशन करा है उसने। कहाँ से कहाँ तक, एक बार 3 से गया 2 में और एक बार 2 से किस में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू क्या होती है, ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू होती है 1। तो ये एक 1 बार, हाँ एक बार, फिर 2 से लेकर के किस में आया है, 1 में आया है। तो इसने 2 बार ट्रांजिशन करा है, एक बार 3 से 2 में आया, 2 से एक बार 1 में आया। तो दोनों ट्रांजिशंस में हमें बताने की कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज है, ठीक है। तो वो हम कैसे बताएंगे, तो इनको फॉर्मूले के अंदर पुट करने के बाद, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना कैसे हम फाइंड करने वाले हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज मतलब लीमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पाशन है कि क्या है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला जो ट्रांजिशन था हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन। फर्स्ट ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन इसने कहाँ से कहाँ तक करा था, इसने करा था 3 से 2 में, यानी एन इनिशियल था 3 और ये हमारे क्या था, इसको यहाँ पर एन फाइनल क्या था हमारे पास 2, ठीक है। ये एन फाइनल 2, ये पहला ट्रांजिशन था। दूसरा ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो यहाँ पर सेकेंड ट्रांजिशन ये कहाँ से कहाँ तक था हमारा, तो ये था एन इनिशियल। अब एन इनिशियल क्या हो जाएगा 2, ठीक है, से लेकर के कहाँ तक एन फाइनली किस में आ गया, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में की वैल्यू क्या होती है 1। तो पहला जो ये ट्रांजिशन है उसके लिए हम यही फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बाय लैम्डा 1, पहला ट्रांजिशन है तो लैम्डा 1 लिख लेते हैं, और रिवर कांस्टेंट r वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में n फाइनल कितने क्या है इसमें, फाइनल इसमें 2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n इनिशियली क्या है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है मुझे बताओ ये कौन सी सीरीज का है, ये लीमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड इनमें से किसका था, सोचो जरा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू तुम्हें ये चीज बताएगी कि यहाँ पर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर लेते, ये 2 किसके लिए आ रहा था, सर बालमर के लिए। बालमर के लिए, ठीक है ना। याद होगा लीमन में हम 1 ले रहे थे, बालमर में 2 ले रहे थे, है ना, पास्चन में 3 ले रहे थे, तो वो सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा जो सीरीज आ रहा है वो है बालमर सीरीज। तो पहला जो ट्रांजिशन हुआ है वो कौन से सीरीज को डिनोट कर रहा है, बालमर सीरीज को। तो यहाँ पर पहले का आंसर तो एक चीज मिल गया कि फर्स्ट ट्रांजिशन किसके लिए है, बालमर सीरीज के लिए है। अब दूसरा ट्रांजिशन कैसे करेंगे, फिर से इसे फॉर्मूले में पुट करो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट r एज इट इज 1 अपॉन में, यहाँ क्या है फाइनल क्या है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में इनिशियल कहाँ है, इनिशियल है 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। देखो इस नंबर से हमें मतलब नहीं है अभी फिलहाल, है ना, हम इसी नंबर को देख करके बता सकते हैं वो लीमन होता है कि बालमर होता है, क्या होता है। यहाँ पे 4 5 कुछ भी हो सकता था, मतलब इससे अधिक ही रहेगा वो चीज, ठीक है, जो मैंने बताया था। अब यहाँ पर फाइनली कहाँ पे आया 1 पे, तो ये 1 का स्क्वायर, और इनिशियल कहाँ था 2 पे, तो ये। अब ये किसका फॉर्मूला है बताओ, कौन सी सीरीज का फॉर्मूला था, बताओ कौन सी सीरीज का सर फॉर्मूला था, लीमन। लीमन। यहाँ पे 1 था तो वो लीमन था, तो ये हमारा है लीमन सीरीज। तो लीमन सीरीज, तो इसने पहले क्वेश्चन में यही पूछा है हमसे, क्या पहले क्वेश्चन में पूछा हमसे कि in the hydrogen atom an electron undergoes transition from second excited state to the first excited state and then ground state, identify the spectral series to which these transitions belong, है ना। हमें ट्रांजिशन सीरीज को आइडेंटिफाई करना था। तो पहले ट्रांजिशन के लिए हमने लिख दिया सीरीज कौन सा है, पहले ट्रांजिशन के लिए सीरीज है बाल्मर सीरीज। दूसरे ट्रांजिशन के लिए सीरीज कौन सा है,
लीनियर सीरीज। तो पहले का हमारा आंसर आ गया। अब इसी में ही एक और क्वेश्चन पूछा है, सेकंड पार्ट जो है क्या, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ एमिटेड रेडिएशन इन द टू केसेस। अब हमें इन दोनों वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, बस इसको इससे डिवाइड कर देना है और डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो जरा, मैं यहीं पर ही लिखता हूँ। सबसे पहले 1 अपॉन में लैम्डा 1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 बाय आर, यहाँ पे क्या था हमारे पास, 1 बाय 2 था, है ना, ये रहा 1 बाय 2 का स्क्वायर, 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर 9, तो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बाय 4 माइनस में 1 बाय 9। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं इसको, तो आर ये आ जाएगा 9 इंटू में 4 36, 9 36, 9 माइनस का 4, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 36 आर। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या है, तो वह है 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर, और 1 अपॉन में क्या है हमारे पास, तो देखो जरा ध्यान से, ये है हमारे पास 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4, तो 1 बाय 1 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो r इंटू में 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 यहाँ पर 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 3, तो ये आ गया 3 बाय 4 r। तो 1 बाय लैम्डा आया है इतना, 1 बाय लैम्डा 2 आया है इतना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो बस डिवाइड कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लो या इसको इससे डिवाइड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, हम डिवाइडिंग, ऊपर ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। तो ये सेकेंड है हमारे पास, जो कि है 1 बाय लैम्डा 2 अपॉन में 1 बाय लैम्डा 1। तो 1 बाय लैम्डा 2 कितना है, वो है हमारे पास 3 बाय 4 आर, और 1 बाय लैम्डा 1 कितना है 5 बाय 36 आर। ये आर से आर को काट दो, और 4 निम 36, 9 बार में ये चला जाएगा, ये 9 को हम उठा के ऊपर भेज देते हैं, 9 से 27 और 4 पंजे 20, 20। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 27/20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, समझ आ गया? प्रीति, सॉरी मानसी, आर्यन। हाँ भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन तो मैं खुद करना है। ठीक है, तो बताओ जरा ये करके कैसे, करके दिखाओ कैसे करेंगे। In the hydrogen atom, an electron undergoes transition from third excited state to the second excited state and then to the first excited state. Identify the spectral series to which these transitions belong. Find out the ratio wavelength of the emitted radiation in the two cases. ये उसी के जैसा है, तो जरा इसको ट्राई करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, पहले पहला पार्ट सॉल्व करोगे, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करोगे, बताओ क्या आंसर आ रहा है।
आ गया आंसर? कौन सी सीरीज आई है स्पेक्ट्रल सीरीज? सर पास्चन। पास्चन। पहले ट्रांजिशन पास्चन आया है, दूसरी ट्रांजिशन दूसरा बार्मर। बाल्मर। हाँ बाल्मर, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ आ गया इसमें कैसे? तो पहले पार्ट में अगर देखोगे, ठीक है, तो पहला ट्रांजिशन यानी इनिशियल Ni क्या लेंगे यहाँ पे हम? तो इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब तीसरा एक्साइटेड स्टेट मतलब N की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 4। ठीक है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे जा रहा है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट का मतलब जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3, है ना? तो फाइनल 3 पर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/λ 1 इज इक्वल टू आर 1/n फाइनल, तो फाइनल इज 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर। तो 3 किसके लिए था हमारे पास? पास्चन के लिए, है ना? लीमन बाल्मर पास्चन, तो ये पास्चन सीरीज है। तो ये समझ आ गया कि ये हमारे पास पास्चन सीरीज है। ठीक है, कैलकुलेट भी कर लेते हैं क्योंकि हमें रेशियो भी फाइंड करना है इसी वजह से। तो r यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4 से 16, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा r, और 9 इंटू में 16 ये कर लेता हूँ मैं, तो 16 माइनस का 9 ये आ गया, तो ये आ जाएगा r इंटू में 7 अपॉन में 16 में 144 144, तो 1/λ1 ये निकाल लिया हमने। दूसरा ट्रांजिशन करते हैं। दूसरा ट्रांजिशन जो होगा हमारे पास वो क्या आएगा? 1/λ2 इज इक्वल टू आर। यहाँ पर क्या लेंगे हम ट्रांजिशन कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट से किस में गया? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया था, एंड देन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू क्या लेना हमें यहाँ पर? 2। ठीक है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी n इज इक्वल टू इसमें 3, तो यहाँ पर ये इनिशियल और ये हो जाएगा हमारा फाइनल, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो समझ गए ये बाल्मर सीरीज है। ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है, तो ये हमारा बाल्मर सीरीज। और कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो बताओ रेशियो आ गया क्या? निकालिए रेशियो, तो 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा हम पे 9 छक 36, और 9 माइनस का 4 5, तो 5/36 ये आ गया। रेशियो निकालेंगे इसमें, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/λ2 अपॉन 1/λ1, तो ये कितना आ जाएगा? 1/λ2 कितना हमारे पास? 1/λ2 है हमारे पास 5/36, 5/36, और 1/λ1 कितना आया था हमारे पास? अच्छा आर भी है यहाँ पे, ये हमारे पास सेवन 7/20 आ रहा है। 7/में। अच्छा रेशियो, ठीक है, 20, आर से हाँ। आर काट लेते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पर कट रहा है भारतीय 36, सॉरी 5/20, 20/7 आ रहा है ना? 3 3 4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, इससे मल्टीप्लाई 5/20/7, 20/7 आना चाहिए। हाँ 20/7 ही है आंसर में भी। आया क्या? हाँ यही है, मैंने लैम्डा 1 में लैम्डा 2 का निकाला था, अच्छा तो वैसे, उसको उल्टा करना था। अच्छा
मतलब लैम्डा वन ये तो ऊपर ही चला जाएगा ना, तो रेशियो जो हमारा आएगा ना वो यही आएगा, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। तुमने लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन निकाला है क्या? हमारा लैम्डा वन बाई लैम्डा टू ये ऊपर चला गया और ये नीचे, तो लैम्डा वन बाई लैम्डा टू का रेशियो 20/7 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। क्या क्या रखा है? यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल derive the expression for radius of nth electron orbit and hence obtain the expression for Bohr's radius। ठीक है, देखो ध्यान से, ये वही वाला डेरिवेशन है जो हमने किया था। हमने 3 डेरिवेशन करे थे, एक वेलोसिटी का, एक रेडियस का और एक एनर्जी का। तो इसने कौन सी वाला पूछी है? इसने पूछी है रेडियस वाली। तो ये तुम्हें वो जो डेरिवेशन हमने करा उसमें बीच वाला जो पार्ट है वही करना है यहाँ पर। तो ये डेरिवेशन मेरे ख्याल से कर लोगे, वही है पूरी डेरिवेशन। और जो बोहर्स रेडियस है, बोहर्स रेडियस कौन सा वाले की बात कर रहा है? वो ए नॉट की बात कर रहा है। कितना आया था ए नॉट? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी हमने उसमें कर रखा है, तो वही डेरिवेशन है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, सिंपल सा है, वही डेरिवेशन दे रखा है। तो कई बार क्या होता है, वह एनर्जी का डेरिवेशन ऐसे ही पूछ लेते हैं, कई बार वेलोसिटी का ही पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? नहीं भी। तो आगे देखो, ये क्वेश्चन है, when an electron in hydrogen atom jumps from the third excited state to the ground state, how would the de Broglie wavelength associated with the electron change? Justify your answer। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या निकालना है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने? when an electron in hydrogen atom jumps from third excited state। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n क्या होगा बताओ? n इनिशियल क्या होगा इसमें? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, 4। हाँ n हो जाएगा हमारा 4। टू दी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बोला है तो n की वैल्यू बताओ। n 1 हो फाइनल जाएगी। क्या हो जाएगा? 1। ग्राउंड स्टेट हमारा 1 होता है। हाउ वुड दी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन चेंज? तो वो पूछ रहा है हमसे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो बहुत सिंपल है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। कौन सा? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू में 1 अपॉन में एन फाइनल का स्क्वायर माइनस में एन इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, आर तुम्हें पता है रेड बार कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁻7। एन फाइनल तुम्हें पता है 1 लेना है, एन इनिशियल क्या लेना है? 4 लेना है। तो फटाफट कैलकुलेट करो लैम्डा, बताओ क्या आ रहा है आंसर, फाइंड करो और निकालो आंसर क्या है। और एक बार आर की वैल्यू फिर से बता दो। आर की वैल्यू होती है हम पे 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, ये वाली वैल्यू।
आगे आंसर। आगे आंसर। आया क्या आंसर किसी का? भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन बच गया इसमें। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा है वैसे। देखो ये है, कैलकुलेट कर दिया मैंने यहाँ पे। लैम्डा इज इक्वल टू आ रहा है 0.972 इंटू 10 की पावर -7। इसको ना एंगस्ट्रॉम में हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट के बाद 3 हमारे पास डिजिट है, तो 3 जीरोस को अगर हम यहाँ पे भेज दें तो ये बन जाएगा तुम्हारा 972 इंटू 10 की पावर -10। समझ रहे हो, मैंने डेसिमल हटा करके 1000 नीचे ले लिया, उसको ऐड कर दिया, तो ये आ रहा है हमारे पास 972 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आंसर है, ये आ रहा है। तो लैम्डा जो हमारे पास है वेवलेंथ, वो आ रहा है 972 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अच्छा, कौन सा सीरीज है ये पहले बताओ, और किस रेडिएशन से रिलेटेड है ये भी बताओ। कौन सा सीरीज है और किस रेडिएशन से रिलेटेड है ये बताना है।
ये मेरा आंसर तो इसमें 0.947 आ रहा है। 0.9 947 इंटू 10⁻7। -7 आना चाहिए ना। अपॉन देखो यहाँ तक ना ये आया होगा, 1/λ सॉल्व किया होगा तो इतना आ रहा होगा, फिर इसको पलट देंगे ना तो ये लैम्डा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 में पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो 10⁻7 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये वैल्यू आ रही है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ये तुम्हारी 972 970 इसके आसपास ही रहनी चाहिए। अब ये जो हमारे पास है कौन सा सीरीज है ये बताओ, कौन सी सीरीज है ये? तो यहाँ पर इसको देख सकते हो, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 किसके लिए था? लीमन, तो ये हमारे पास लीमन सीरीज हो जाएगा। हाँ लीमन सीरीज है। और कौन से रेडिएशन से रिलेटेड है? तो लीमन सीरीज कौन से रेडिएशन के बारे में बताता है? कौन सा रेडिएशन लीमन के लिए था? बताओ, इंफ्रा था, विजिबल था, यूवी था, क्या था? लीमन सीरीज के लिए कौन सा रेडिएशन ले रहे थे? याद है? लीमन यूवी। हाँ यूवी, लीमन सीरीज होता है यूवी, तो ये यूवी रेडिएशन के लिए है, ठीक है, तो ध्यान रखना जरा, लीमन सीरीज यूवी के लिए आता है, और बालमर किसके लिए आता है? विजिबल लाइट के लिए, ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास्टन ब्रैकेट पी फंड है वो सब क्या है? इंफ्रा के लिए, तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार रेडिएशन भी पूछ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसको फाइंड करो, इसमें क्या बोल रखा है? Calculate the shortest wavelength in the Balmer series of hydrogen atom, in which region infrared, visible, ultraviolet of hydrogen spectrum does this wavelength lie? ठीक है, तो तुम्हें क्या फाइंड करना है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है किसके लिए? बाल्मर सीरीज के लिए। अब बाल्मर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला याद करो, क्या था बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला? 1/λ इज इक्वल टू में r इंटू 1 में क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 2 का स्क्वायर, समझ रहे? बाल्मर में क्या था? 2 का स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे क्या था हमारे पास? n का स्क्वायर। अब ये n की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे हम? तो n की वैल्यू हम लेंगे इससे अधिक से, यानी कि क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 ऐसे भी चलता हुआ जाएगा। अब इसने क्या बोला है कि हमें बताना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n क्या लेते हैं? तो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें लेना है तो याद करो n बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होती जाती थी। हमने पैटर्न बनाए थे ना, याद होगा, इसकी वेवलेंथ थोड़ी थी कुछ, इसकी वेवलेंथ और कम हो गई थी, इसकी वेवलेंथ और कम, इसकी वेवलेंथ और कम। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो लैम्डा की वैल्यू घटती है, और उसने बोला शॉर्टेस्ट बताओ, तो शॉर्टेस्ट अगर निकालना है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। तो याद रखना हमेशा कि फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अगर n की जगह इनफाइनाइट रख दोगे तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। जीरो। तो ये वाला पूरा टर्म खत्म, क्या बचा यहाँ पे? 1 में 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4, और यहाँ पे r, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 1/λ इज इक्वल टू r/4। तो इसको पलट देते हैं, पलट देंगे तो ये लैम्डा ऊपर गया तो ये भी क्या आ जाएगा? 4 में r, और r तुम्हें मालूम है क्या होता है? r होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या होती है वैल्यू उसकी? 1.097 इंटू 10⁻7। तो इसको डिवाइड करना है और ये हमारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आ रहा है इसका आंसर? तो क्या आ रहा है? 4 डिवाइडेड बाय 1.097, तो ये हमारे पास 3.64 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, ये हमारे पास आया है। तो यहाँ पर
ये पॉइंट को अगर हम हटा लेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, है ना नीचे, तो इसमें ही ऐड कर लेते हैं, तो ये हम पे आ जाएगा 364 नैनोमीटर। तो याद करो हमने किया भी था ये चीज़ कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमारे पास जो आया था किसके लिए, बालमर के लिए, वो यही आया था। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगा वो आएगा 364 नैनोमीटर, ठीक है, 364 नैनोमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, इजी है, आसान था यहाँ पे, बस ये लैंग्वेज से कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें निकालना था, तो इससे हमने निकाल दिया। ओके, तो कोई डाउट तो नहीं इसमें? आर्यन, मानसी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं भैया। देखो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है, द फिगर शोज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये हमें एनर्जी लेवल डायग्राम दे रखे हैं और तुम्हें पता ही हमने बना रखे थे, ये होता है हमारा ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट है। और ट्रांजिशन कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, तो ट्रांजिशन हो रहा है हमारे पास 2 से 1 में, फिर 3 से 1 में भी हो रहा है, यहाँ पर 3 से 2 में हो रहा है, यहाँ 4 से 1 में हो रहा है, और यहाँ 4 से 2 में हो रहा है, और यहाँ 4 से 3 में हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन हमें गिवन है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द ट्रांजिशन विच रिजल्ट्स इन द इमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 496। अब देखो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो लेंदी करेगा, कह रहा है कि मुझे वो ट्रांजिशन बताओ इन सभी में से जिसका वेवलेंथ 496 नैनोमीटर आएगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हर ट्रांजिशन के लिए तुम्हें लैम्डा निकालना पड़ेगा, ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितने ट्रांजिशंस हैं, तो देखो ध्यान से, पहला ट्रांजिशन मान लेते हैं ये रहा हमारे पास, तो ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो इनिशियली यहाँ पर एन आई क्या लेंगे हम, एन आई लेंगे 4, और ये क्या हो जाएगा एन फाइनल, एन फाइनल ले लेंगे यहाँ पे 3। दूसरा ट्रांजिशन हमारे पास ये रहा, दूसरे ट्रांजिशन में एन आई इनिशियली कहाँ ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 से लेकर के 2 में, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, ये दूसरा ट्रांजिशन, ये हमारा तीसरा ट्रांजिशन हो जाएगा, ये हमारा चौथा ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पांचवा ट्रांजिशन, और ये हमारा छठा ट्रांजिशन। तो ये तीनों ट्रांजिशन के लिए तुम्हें एन आई और एन एफ दोनों पता है, ठीक है, तो ये सभी के लिए क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 6 बार। अब ये 6 में से कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें दिखेगा कि किसका लैम्डा जो है 496 आ रहा है, तो वो ट्रांजिशन बताओगे कि हाँ इस ट्रांजिशन जो, ये ट्रांजिशन जो है उसका वेवलेंथ क्या आ रहा है 496। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेट थोड़ा सा लेंथी है, बट है ये आसान से स्टेप में, ठीक है, समझ आ गया तुम्हें, ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, ऐसे ही लेना है हमें। तो डायग्राम से इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ओके, तो ये निकल आएगा तुमसे, है ना, तो सभी को फाइंड करोगे तो उनमें से कोई एक आएगा 496 नैनोमीटर, मान लेते जैसे, मान लो यही वाला आ गया हमारे पास फिफ्थ ट्रांजिशन, तो यहाँ बता देंगे कि फिफ्थ ट्रांजिशन में ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स टू द इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो लैम्डा की मैक्सिमम वेवलेंथ किस में आ रही है, मतलब लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू किस में आ रही है ना, तो वो चीज बताना है। तो वो कैसे आएगा, जब तुम ट्रांजिशन निकालोगे तो तुम्हें वहीं से मालूम चल जाएगा कि मैक्सिमम कौन सा है। तो मेरे हिसाब से कर लोगे ये, कोई डाउट तो नहीं, हो जाएगा ये क्वेश्चन, हाँ भैया हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेंथी है, मतलब यहाँ पे हमें 6 बार वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और डायग्राम देख के ट्रांजिशन भी हमें मालूम चल गया, तो आसान से क्वेश्चन है ये, ठीक है, डायग्राम से कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी देख लो, क्या कह रहा है, राइट टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये भी हम कर चुके हैं, थ्योरी में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का क्या लिमिटेशन था। पहली चीज, रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में वो बता नहीं पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस में गिर जाते हैं, तो अनस्टेबल रहता है, ठीक है। अच्छा, और क्या कहते हैं, जो इमिशंस वगैरह बनते हैं, हर एटम का जो है अपना अलग ही स्पेक्ट्रम बनता है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये दो लिमिटेशंस हम ऐसे बता सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये हमने कर रखा है, दो लिमिटेशंस है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए थे, इमिशन ऑफ जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाए और स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये उनकी लिमिटेशंस थी। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आगे के क्वेश्चन तुम्हें खुद ट्राई करने हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ना, हो जाएगा मेरे हिसाब से, हमने ये क्वेश्चंस वगैरह कर लिए हैं।
तो ये तुम क्वेश्चंस भी ट्राई करके आओगे। ओके, एक ये क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है। वही अब तुम्हें एक्साइटेड स्टेट समझ आ गया तो ये भी कर लो। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है ये करके आने हैं। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जा करके हम न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसका टेस्ट भी मुझे बाद में रखना है, तो इसको यहीं तक ही रखते हैं। इन दोनों क्वेश्चन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे। ओके।